डिफाइन प्लेंट, प्लेंट को डिफाइन कीजिए। व्हाट आर द पार्टिकुलर्स ऑफ प्लेंट, प्लेंट में क्या क्या पार्टिकुलर्स होने चाहिए। एंड ऑन व्हाट ग्राउंड ए प्लेंट में बी रिजेक्टेड, किस आधार पे, किस ग्राउंड पे आपका प्लेंट रिजेक्ट होगा। क्वेश्चन आ गया समझ में? ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा कि प्लेंट किसको कहते हैं, प्लेंट में क्या क्या पार्टिकुलर्स, क्या क्या इसेंशियल है, और किस सर्कमस्टांसेस में, किस ग्राउंड पे कोई प्लेंट जो है वो रिजेक्ट होता है। और पिछले क्लास में हम लोग किए थे कि हम लोग जब भी कोई सूट इंस्टीट्यूट करते हैं तो वो प्लेंट के माध्यम से करते हैं। कल ये पढ़े थे हम लोग, बोलिएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सूट जब भी इंस्टीट्यूट होगा कोर्ट में तो प्लेंट के माध्यम से होगा। तो भाई प्लेंट है क्या, और इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये कहाँ लिखा हुआ है, और किस ग्राउंड पे कोई कोर्ट जो है आपके प्लेंट को रिजेक्ट कर देता है, इसी को हम लोग एलोबरेट कर रहे हैं। ध्यान समझिएगा। प्लेंट आपका जो है वो ऑर्डर 7 में लिखा हुआ है। आप लोग ऑर्डर 7 आ जाइए, निकाल लीजिए ऑर्डर 7। ऑर्डर 7 सबसे पहले जब इसका जवाब लिखेंगे, जैसे पहला आपका प्रश्न है डिफाइन प्लेंट, इसका जब जवाब लिखेंगे तो आपके सीपीसी में प्लेंट कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ है। द टर्म प्लेंट हैज नॉट बीन डिफाइन इन द कोड, कहीं डिफाइन नहीं किया गया प्लेंट किसको कहते हैं, जबकि इट कैन बी डिफाइन एज ए स्टेटमेंट और क्लेम बाय प्रेजेंटेशन ऑफ विच द सूट इज इंस्टीट्यूटेड। ये आपको हम कल भी बताए थे। तो प्लेंट होता क्या है, तो प्लेंट होता है कि आप जो अपना क्लेम या स्टेटमेंट लिख के सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए कोर्ट को देते हैं कि मेरा यह स्टेटमेंट है, मेरा यह क्लेम है, हमको यह रिलीफ चाहिए। तो इस काम के लिए जो हम लोग देते हैं कोर्ट में, उसी को प्लेंट कहते हैं। जैसे आप लोग को एक एग्जांपल देकर समझाए थे कि आप लोग स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, किसी काम के लिए अगर आपको छुट्टी चाहिए या प्रिंसिपल से कोई काम आपको वो चाहिए, तो आप क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन मूव करते हैं, एक एप्लीकेशन लिख कर देते हैं प्रिंसिपल को कि हमको 2 दिन की छुट्टी चाहिए। ओके, तो उसी तरीके से कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, ठीक है ना, अगर कोई पार्टी अपने लिए कुछ चाहता है, कोई उसका राइट, अपना राइट चाहता है, कोई लायबिलिटीज को इम्पोज करवाना चाहता है, तो वह प्लेंट के माध्यम से सूट इंस्टीट्यूट करेगा। और प्लेंट में क्या लिखेगा, उसका जो भी क्लेम है और वो जो भी रिलीफ खोजता है कोर्ट से, वो जो लिखकर कोर्ट को देता है, उसी को हम लोग प्लेंट बोलते हैं। क्लियर? ठीक है ना। यह प्लेंटिव के तरफ से प्लीडिंग्स है। प्लीडिंग्स भी कल बताए थे आपको। प्लीडिंग्स क्या होता है, प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट। कल आपको प्लीडिंग भी समझाए थे। इट इज प्लीडिंग ऑफ द प्लेंटिव, यानी कि वो प्लेंटिव जो प्लीड ले रहा है, प्ली कर रहा है। ऑर्डर 7 आपको प्लेंट के रिगार्डिंग सारा रूल जो है उसमें मेंशन किया गया है। ऑर्डर 7 लेज डाउन रूल्स रिलेटिंग टू प्लेंट, और इसमें रूल 1 से लेकर 8 तक इसका पूरा प्रोविजन दे रखा गया है। ओके, क्लियर? प्लेंट समझ में आ गया? प्लेंट कहां पे क्या है? जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि प्लेंट को डिफाइन करें, तो सिंपल सा आप लोग लिखेंगे, ठीक है ना, कि प्लेंट आपके सीपीसी में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। द टर्म प्लेंट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कोड। इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, इट इज ए स्टेटमेंट और क्लेम बाय प्रेजेंटेशन ऑफ विच द सूट इज इंस्टीट्यूटेड। क्लियर? इसके लिए जो प्रोविजन है वह ऑर्डर 7 में है। इसके लिए नियम कायदा जो भी है वह ऑर्डर 7 में है, और रूल 1 से 8 तक जो है उसमें मेंशन किया गया कि प्लेंट किस तरीके से, कैसे, क्या क्या होना चाहिए। सारा रूल इसके रिगार्डिंग ऑर्डर 7 के रूल में दे रखा है।
क्लियर? यहां तक के लिए कोई दिक्कत नहीं, तो आप आराम से डिफाइन प्लेंट में ये बातें लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा जो है व्हाट आर द पार्टिकुलर्स ऑफ प्लेंट, ये प्लेंट में क्या क्या होना चाहिए। ऑर्डर 7 रूल 1 क्या कहता है? ऑर्डर 7 निकालिए फटाफट, जल्दी जल्दी निकालिए आप लोग। ऑर्डर 7 रूल 1 पार्टिकुलर्स टू बी कंटेंट इन प्लेंट, इसका जवाब यही मिल जाएगा आपको। क्या क्या पार्टिकुलर्स, क्या क्या इसेंशियल होना चाहिए प्लेंट में, तो ये ऑर्डर 7 रूल 1 में लिखा हुआ है। रूल 1 में सेम चीज लिखे कि आपके प्लेंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अब पढ़ते हैं ध्यान से, आप लोग जो है यहीं से राइट डाउन कर लीजिएगा या समझ लीजिए, याद कीजिएगा, एग्जाम में लिखिएगा आप लोग। नेम ऑफ द कोट इन विच द सूट इज ब्राउड, सबसे पहले क्या होगा, उस कोट का नाम होगा जिस कोट में आप सूट लाए हैं। द नेम, डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ प्लेंटिफ, आप लोग को फॉर्मेट भी बता दिए हैं किस अपेंडिक्स में फॉर्मेट है इसका, यानी कि सबसे पहले कोर्ट का नाम रहेगा ऊपर में, उसके बाद जो प्लेंटिफ रहेगा उसका नाम और एड्रेस, और यहां पे डॉट डॉट करके प्लेंटिफ लिखा रहता है। आप लोग अगर देखे होंगे कोई सूट तो इस तरीके से लिखा रहता है। इसके बाद वर्सेस डिफेंडेंट का नाम और एड्रेस, या रिस्पोंडेंट का नाम और एड्रेस। द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ डिफेंडेंट, सेम चीजें रहेगा, डिफेंडेंट का नाम और एड्रेस। उसके बाद अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट माइनर है या अनसाउंड माइंड है तो उसके रिगार्डिंग बातें लिखी रहेगी। आप लोग तो जानते हैं कि माइनर पे सूट नहीं कर सकते हैं, और माइनर किसी के ऊपर सूट जो करेगा उसके लिए भी अलग नियम कायदा है, नेक्स्ट फ्रेंड होता है उसके लिए, फिर उसका नेक्स्ट फ्रेंड लिखा रहेगा, ठीक है ना। यानी इस इफेक्ट के लिए जो स्टेटमेंट है वो आप लिखेंगे, वही बात लिखा हुआ है। इफ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ए स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट। हम माइनर हैं, हम किसी के ऊपर सूट करना चाहते हैं, तो मेरे बिहाफ पे कौन रह रहा है वो नाम मेंशन रहेगा, और क्यों कर रहा है वह लिखा हुआ रहेगा पूरा। ओके, इसके बाद आपको बता दिए हैं, इसके बाद सारा आप जो है नंबरिंग सिस्टम से 1 2 3 4 करके या पैराग्राफ बना बना के आप अपनी बातों को लिखेंगे कि आप क्यों आए हैं कोर्ट में, क्या बात हो गया। जो फैक्ट है वो फैक्ट को लिखेंगे। तो अब सुनिएगा, द फैक्ट कंस्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट अराउज, क्यों आप कोर्ट में आए हैं, किस बात को लेकर आए हैं, वो बात आप लिखेंगे। क्या हुआ, क्या कॉज ऑफ एक्शन है और ये कब हुआ, तो पूरी घटना को आप सीक्वेंस में नंबरिंग से या पैराग्राफ वाइज आप बनाकर लिखेंगे। नेक्स्ट, फैक्ट शोइंग दैट द कोर्ट हैज जुरिडिक्शन। इसके बाद ऑब्वियस सी बात है कोर्ट का जुरिडिक्शन होना चाहिए। आपको बताए हैं कि हमेशा कंपिटेंट कोर्ट में जो है हम लोग क्या करते हैं कि सूट फाइल करते हैं, तो यह बात लिखेंगे कि आपके पास इसका जुरिडिक्शन है। वैसी बातें बताएंगे कोर्ट को कि आप जुरिडिक्शन है इसलिए हम इस कोर्ट में आए हैं। इसके बाद आपका जो आप उसके बाद आप लोग को पिक्यूनियर जुरिडिक्शन पढ़ाए हुए हैं हम। इसके बाद आप अगर आपका कोई सब्जेक्ट मैटर है, किसी बात को इस तरह की बात को लेकर आए हैं जिसका कोई वैल्यू निकल सकता है, तो आप उसके वैल्यू को लिखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट फॉर द पर्पज ऑफ जुरिडिक्शन एंड कोर्ट फी। अगर आप लोग ये चीज सिखा चुके हैं पहले भी कि मान लीजिए कि एक जमीन का विवाद लेकर आए हैं और जमीन का वैल्यू 5 लाख है, तो आपके सूट का वैल्यू 5 लाख रुपया है, तो इस हिसाब से आपको कोर्ट फी लगाना पड़ेगा। ओके, क्लियर? ये बातें क्लियर हुई कि नहीं? कौन सा वाला, कौन सा नंबर?
वही तो बता रहे हैं। हाँ समझ गए समझ गए। सेट ऑफ का अलग से प्रोविजन दे रखा है। सेट ऑफ होता है, ठीक है ना, कि मान लीजिए कि मेरा क्लेम आपके ऊपर 5 लाख रुपये का है। ओके, हम किसी भी ओकेजन पर आपको 5 लाख रुपया दिए हैं। आप लोग इकोनॉमिक्स में सेट ऑफ पढ़े होंगे। और आप किसी दूसरे ओकेजन पे, ठीक है ना, जो इस चीज से लिंक नहीं है, ठीक है ना, आपका कभी मेरे ऊपर 2 लाख बनता हो किसी और तरीके से जो इस ट्रांजैक्शन के अंदर नहीं है। आप हमको यह कह के नहीं दिए हैं कि 2 लाख रुपया लीजिए, आप उधर उसमें से काट लीजिएगा। किसी और ट्रांजैक्शन में 2 लाख आपका मेरे ऊपर बनता होगा, तो कोर्ट में आप सेट ऑफ के लिए लगा सकते हैं। आपका भी तो क्लेम हो गया, तो कोर्ट को आप ये कहिएगा कि हाँ ठीक है, हम 5 लाख रुपया लिए हैं, लेकिन 2 लाख रुपया हमको क्या हो गया है, हम 2 लाख रुपया इसको इस ओकेजन में दे चुके हैं, तो हम 3 लाख रुपया देंगे। इसको कहते हैं सेट ऑफ करना। यानी दोनों, अगर दोनों का डेटर है, मान लीजिए हम आनंद को 50 रुपया आज दिए, तो हम आनंद से 50 रुपया लेंगे, लेकिन आनंद किसी और ओकेजन पे आज से हमसे 6 महीना पहले किसी काम के लिए हमको 20 रुपया दिया था और ये बात हम भूल गए, ठीक है ना, या याद भी रखे हैं तो नहीं दे रहे हैं, तो आनंद जो अपना WS लगाएगा तो क्या करे, उसमें लिखेगा सेट ऑफ के लिए कि हम सर को 20 रुपया दिए थे, तो वो सेट ऑफ कर दीजिए। समझे, इसको सेट ऑफ करना बोलते हैं। मेरा भी आपके ऊपर उधार है और आपका भी मेरे ऊपर उधार है, तो जिसका जिसके ऊपर बनता है वह मिल जाना चाहिए। ये सेट ऑफ हो गया, ठीक है। अब बाकी सेट ऑफ का अलग से प्रोविजन है, वहां हम लोग देखेंगे इसको। इसके आगे है, क्लियर। हाँ, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हम अभी आपके ऊपर 50 रुपया के लिए केस किए हैं, सूट किए हैं कि मेरा 50 रुपया दे दीजिए, आप जो है 50 रुपया हमको दे दिए। अब फिर आप अलग से मेरे लिए सूट कीजिएगा कि सर के ऊपर मेरा 20 रुपया है, 20 रुपया दिलवा दीजिए हमको, तो 2 सूट हो जाएगा, बेकार का मामला लेंदी हो जाएगा। अभी आप मेरे मामले के लिए आप कोर्ट आए हैं, अब फिर कल को आपके मामले के लिए हम कोर्ट जाएंगे, तो एक ही चीज के लिए आप भी परेशान, हम भी परेशान। तो कोर्ट कहता है कि यहीं पे आप सेट ऑफ कर लीजिए, एक ही मामले में आप सेट ऑफ कर लीजिए। जो भी आपका भी क्लेम है तो आप भी क्लेम अपना बता दीजिए, तो यही सेट ऑफ है, ठीक है ना। तो वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सेट ऑफ का अगर ऐसा कोई बात बनता है तो फिर उसी में लिख देते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए हम लोग। हाँ, अभी क्या बोल रहे थे कि आप सब्जेक्ट मैटर का क्या करेंगे, आप वैल्यूशन लिखेंगे कि आपका सब्जेक्ट मैटर कितने वैल्यूशन का है, आपने उतना का कोर्ट फी जमा किया है कि नहीं किया है, तो कोर्ट फी भी मेंशन रहना चाहिए। उसके बाद आप क्या रिलीफ मांग रहे हैं कोर्ट से, इसलिए बोले थे क्या होता है, प्रेयर लिखा जाता है, प्रेयर, कि हमको कोर्ट से ये चाहिए। हम कोर्ट से कहते हैं कि हमको आनंद से इतना रुपया दिलवा दें। हम कोर्ट गए हैं तो मेरी इच्छा है कि हम कोर्ट से यह डिमांड करें कि हम जो मेरा जो डिफेंडेंट है उससे ये सब चीज़ हमको चाहिए, आप हमको ये चीज़ दिलवा दीजिए, तो वही रिलीफ है आपका। तो रिलीफ क्लेम्ड बाय द प्लेंटिफ, ठीक है ना, जो भी है, सिंपली है, अल्टरनेटिव है, जो भी जिस भी तरीके से आपका रिलीफ है, या फिर डिफेंडेंट से रिलीफ चाहते हैं, जो भी है आप लिखेंगे। क्लियर। अगर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी का है, यानी किसी चीज को रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है वो भी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये रूल 4 में देखिए लिखा हुआ है, रूल 4, व्हेन प्लेंटिफ सूज एज रिप्रेजेंटेटिव, मिला, व्हेन प्लेंटिफ सूज एज रिप्रेजेंटेटिव, वेयर द प्लेंटिफ सूज इन ए रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, the plaintiff shall show not only he has an actual existing interest in the subject matter, but that he has taken the steps necessary to enable him to institute a suit concerning it। कि अगर सूट रिप्रेजेंटेटिव नेचर का है तो ये बात भी लिखेंगे, क्योंकि अगर आपको रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है तो आपका क्या इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर पे, आप इसको मेंशन करेंगे। जिसका इंटरेस्ट रहता है, ठीक है ना। मान लीजिए, ठीक है ना, कि 5 ऐसे समझिए बात को, थोड़ा सा इसको इजी लेवल लैंग्वेज समझाते हैं, बाकी इसको थोड़ा आगे भी हम लोग का काम है, जब जुडिशरी के लिए पढ़ाएंगे तब देखेंगे, इसमें अभी इतना डीप में नहीं जाएंगे। मान लीजिए कि एक ज़मीन है, वो मेरा है, ठीक है,
और इस पर कोई और दावा कर रहा है, लेकिन वो ज़मीन हम आपको दे दिए हम लीज पे, तो आप इंटरेस्टेड पार्टी हो गए हैं ना, वो आपके पास लीज पर है बात, तो आप इंटरेस्टेड पार्टी हुए कि नहीं हुए? जमीन मेरा है और इस पर कोई और दावा कर रहा है, तो सूट तो हम दोनों के बीच में होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन वह जमीन हम आपको 5 साल के लिए लीज पर दिए हुए हैं और अभी 2 ही साल हुआ है, तो 3 साल आप और रखेंगे जमीन को कि नहीं रखेंगे? हाँ, तो आप भी इंटरेस्टेड पार्टी हैं, रिप्रेजेंटेटिव, ये सूट रिप्रेजेंटेटिव नेचर का हो सकता है। तो इस तरीके से वहाँ देखेंगे, तो जो सब सूट देखेंगे सब आगे पढ़ेंगे सब, ठीक है ना, अभी उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। प्लेंट में क्या क्या चीज़ें होंगी वो हम बता रहे हैं कि अगर रिप्रेजेंटेटिव नेचर का सूट है तो वह भी मेंशन करेंगे, अगर सेट ऑफ का रहेगा तो वह भी मेंशन करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद रूल 2 में लिखा हुआ है क्या कि अगर रिकवरी फॉर मनी के लिए है, ठीक है ना, तो कितने रुपये का हम डिमांड कर रहे हैं यह लिखेंगे। रूल 2 में देखिए, रूल 2 में इन मनी सूट where the plaintiff seeks for recovery of money, the plaintiff shall state the precise amount claimed। आप साफ साफ लिखेंगे कि कितना रुपए का क्लेम है आपका। ये नहीं लिख सकते हैं प्लेंट में कि हमको कुछ रुपया दिलवा दीजिए, और लिखने का तरीका बताए हैं कि वो फिगर में भी जाएगा और वर्ड्स में भी जाएगा। अगर 5 लाख का मेरा क्लेम है तो हम लिखेंगे कि हमको 5 लाख रुपया हमसे लिया गया था, रिकवरी फॉर मनी जो है वो 5 लाख है, प्लस इंटरेस्ट है, प्लस कंपनसेशन है, जो भी है आप उसको लिखेंगे साफ साफ कि कितने का क्लेम बना रहे हैं आप। क्लियर? रूल 2 में लिखा हुआ है। ओके, अगर आपका क्लेम इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके है, उन्होंने सब कुछ मेंशन किया रहता है। अगर आपका क्लेम रूल 3 में देखिएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर है, तो आप उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो भी आइडेंटिफिकेशन है वह लिखेंगे। रूल 3 पढ़ देते हैं, सुनिएगा। वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, द प्लेंटिफ शैल कंटेन ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी sufficient to identify it. In case such property can be identical by boundaries or numbers in a record of settlement or survey, the plaintiff shall specify such boundaries or numbers। आप जिस जमीन को लेकर झगड़ा कर रहे हैं उस जमीन का क्या मतलब कि लोकेशन है वो साफ साफ लिखेंगे। हम लोग लिखते हैं, हाँ, चौहद्दी लिखेंगे, खाता खेसरा, जो भी जिस भी तरीके से उसको आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं वो लिखेंगे प्लेंट में। ये नहीं लिख देंगे कि एक ज़मीन है उसके लिए झगड़ा चल रहा है, वो ज़मीन कहाँ सिचुएटेड है, उसकी चौहद्दी क्या है, ताकि आराम से पता किया जा सके कि किसके बारे में आप बात कर रहे हैं। खाता नंबर, हाँ बिल्कुल। तो ये चीज़ आपको जो है आपको रूल 3 कह रहा है। रूल 2 में कहा क्या कि अगर पैसे का लेन देन है, रिकवरी फॉर मनी है, तो कितना पैसा है वो लिखेंगे साफ साफ। रूल 3 में कह रहा है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो कहाँ है, कहाँ सिचुएटेड है, उसका पूरा आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे। रूल 4 कह रहा है कि अगर रिप्रेजेंटेटिव नेचर का है तो वो मेंशन करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट, अगर आपका लिमिटेशन पीरियड बार हो गया है, लिमिटेशन पीरियड समझते हैं ना, लिमिटेशन पीरियड, लॉ ऑफ लिमिटेशन पढ़े होंगे आप लोग, सीपीसी के साथ लॉ ऑफ लिमिटेशन भी पढ़ना होता है कि किसी भी मामले के लिए आप कितने दिन के अंदर कोर्ट चले जाएंगे, ठीक है ना, इसका नियम कायदा है, नियम कानून है इसका। लिमिटेशन, लॉ ऑफ लिमिटेशन की बेरक लेनी पड़ेगी आपको, यहां नहीं मिलेगा आपको, इसमें सीपीसी में नहीं है वो, ठीक है ना, अलग से बुक आती है इसकी, ठीक है ना। किसी भी एक्शन के लिए या तो 1 साल है, किसी काम के लिए 3 साल है, ठीक है ना, या जितना दिन का लिखा हुआ है कोर्ट आपको दिया है उतने दिन के अंदर चले जाना है, वगैरह वगैरह लिमिटेशन में देखेंगे हम लोग। तो मान लीजिए किसी चीज़ का लिमिटेशन पीरियड 3 साल है, ओके,
और आप 3 साल के बाद आए हैं कोर्ट में, तो आप ये चीज़ लिखेंगे कि हमको जो है एग्जम्पशन था, या हम इस कारण से जो है इसके बाद आए हैं। अगर आप नहीं लिखेंगे इस बात को तो लिमिटेशन जो है उसको बार कर देगा, आपके सूट को रिजेक्ट कर देगा, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो आप अगर लिमिटेशन पीरियड के बाद गए हैं तो क्यों लिमिटेशन पीरियड के बाद आए हैं वो हम मेंशन करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आपका हो गया 7 पर ही दिए हैं, ठीक है ना। 7 में लिखा हुआ है कि आप रिलीफ जो ढूंढ रहे हैं, क्या रिलीफ ढूंढ रहे हैं, कोर्ट से क्या रिलीफ मांग रहे हैं, वो लिखना है आपको, ठीक है ना, जिसके अगेंस्ट में आपको जो है WS आएगा वगैरह वगैरह। तो ये हमारा क्या है, इसेंशियल है प्लेंट का, कि प्लेंट में इतनी बातें होनी चाहिए, प्लेंट में आपको इतनी चीजें होनी चाहिए। ये सब इसेंशियल ऑफ प्लेंट है। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? नहीं, अगर रिप्रेजेंटेटिव नेचर का मतलब है सूट तो वही किया है ना, सूट तो रिप्रेजेंटेटिव नेचर में है, तो वो ऑनर पे करेगा, पार्टी उसको भी बनाएगा, ज्वेंडर वो भी रहेगा, ज्वेंडर वो तो ज्वेंडर में देखेंगे हम लोग कौन कौन पार्टी किसको किसको ज्वेंडर बना सकते हैं हम लोग, क्योंकि कब्जे में तो उसी के कब्जे में, खाली उसी से करवाना है आपको, ठीक है ना। 5 साल के लिए लीज पर रखा है ना, तो इस पर इसको बाद में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बाकी इसको अभी डेप्थ में मत चले जाइए, फिर प्लेंट करवाया जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपको मेंशन करना है प्लेंट में, वो सारी सिचुएशंस को मेंशन करना है आपको, इतनी चीजें प्लेंट में होनी चाहिए। ओके, ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? अब जो तीसरा प्रश्न उठता है हमारा कि किस किस ग्राउंड पे प्लेंट रिजेक्ट होता है। आप कोर्ट में प्लेंट लगा दिए और कोर्ट ने आपके प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया, तो ये किस किस ग्राउंड पे ऐसा कर सकता है कोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रूल 7, सॉरी ऑर्डर 7 रूल 11, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ऑर्डर 7 रूल 11 मिला सबको? ये सब ऑर्डर आपको याद रखना है। ऑर्डर 7 रूल 11 क्या क्या ग्राउंड है? तो सबसे पहला ग्राउंड समझ लीजिए, जो 11 के ए में लिखा हुआ है, रूल 11 ए में, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। आपका ऑर्डर 7 रूल 11 जो है वह डील कर रहा है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को, और उसमें कुछ कुछ वेरियस ग्राउंड्स लिखे हुए हैं, वेरियस ग्राउंड्स ऑन विच इट कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट। तो क्या है? तो सबसे पहला ग्राउंड है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। आप प्लेंट तो लिख दिए, लेकिन अब ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर मामला क्या घटा, कॉज ऑफ एक्शन पता ही नहीं चल रहा है, डिस्क्लोज ही नहीं हुआ। तो कोर्ट क्या देखेगा, क्या समझेगा कोर्ट? इफ द प्लेंट डज नॉट डिस्क्लोज एनी कॉज ऑफ एक्शन, द कोर्ट विल रिजेक्ट इट। ठीक है ना, कोर्ट को तो पता होना चाहिए ना कि क्या घटना घटा, क्या कॉज ऑफ एक्शन क्या हुआ। तो कोर्ट को पता ही नहीं है तो क्या फैसला करेगा कोर्ट? द कोर्ट मस्ट कम टू द कंक्लूजन दैट इवन इफ द एलिगेशन सेट आउट इन द प्लेंट, एलिगेशंस क्या है पता ही नहीं चल रहा है। जब एलिगेशन ही पता नहीं चल रहा है, उसका क्लेम ही पता नहीं चल रहा है, ठीक है, तो फिर वो क्या रिलीफ देगा? एक केस है, केस का नाम भी आप लोग मेंशन कर दीजिएगा, बड़ा अच्छा केस है, रूपलाल साथी, SA
THI सतही, रूपलाल सतही वर्सेस नचेतर गिल, NACHHATTER, NACHHATTER, सिंह SINGH, सिंह, गिल GILL, गिल। ये 1982 का केस है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हम पढ़ देते हैं। दैट ए पार्ट ऑफ द प्लेंट कैन नॉट बी रिजेक्टेड एंड इफ नो कॉज ऑफ एक्शन इज डिस्क्लोज द प्लेंट शुड बी रिजेक्टेड एज ए होल। कोई एक पार्ट रिजेक्ट नहीं होता है, पूरा का पूरा आपको सूट रिजेक्ट हो जाता है अगर आप कॉज ऑफ एक्शन सही से नहीं बता पाए कोर्ट को। आपके प्लेंट से अगर कॉज ऑफ एक्शन जो है वो क्या हुआ, डिस्क्लोज नहीं हुआ, पता नहीं चल रहा है, तो वो नहीं कि केवल एक हिस्सा डिस्क्लोज मतलब जो है आपके प्लेंट का रिजेक्ट हो जाएगा। कोर्ट आपको बुला के पूछेगा कि यहाँ पे क्या बात है बताइए हमको, नहीं, पूरा का पूरा सूट रिजेक्ट हो जाएगा, आपका प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा, फिर से प्लेंट लाइए लिख के। ओके, क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? मनीषा, सुप्रिया, आनंद, रंजीत, चित्रांशी, सुदीप, अनुपमा, क्लियर? हाँ, चलिए नेक्स्ट। अगर रिलीफ क्लेम जो है आपको अंडर वैल्यू कर दिए हैं, आप 11 के बी में है, रिलीफ क्लेम इज अंडर वैल्यू, आपने वैल्यूएशन ही कम किया है। आप लोग को बोले थे अभी जस्ट प्लेंट में बोले थे कि आप जो सही वैल्यूएशन करेंगे क्योंकि उस हिसाब से कोर्ट फी लगता है, नहीं, आप कोर्ट फी बचाने के लिए क्या किए हैं, अंडर वैल्यू कर दिए। होता है ना कोर्ट में, 5 लाख का जमीन है 2 लाख दिखा रहे हैं आप, तो अगर आप अंडर वैल्यू किए हुए हैं अपने क्लेम को, where the relief claimed by the plaintiff is undervalued and the valuation is not corrected, आपको टाइम दिया कि आप इसको 7 दिन के अंदर वैल्यूएशन करेक्ट करके लाइए और आप 7 दिन के अंदर जो है सही वैल्यूएशन नहीं दिए हैं, तो कोर्ट ठीक है क्या करेगा, आपका प्लेंट को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, अगर इनसफिशिएंट आप स्टंप लगाए हुए हैं, 11 का सी, प्लेंट इज इनसफिशिएंटली स्टैंप्ड, आप प्लेंट में स्टंप जाता है, स्टंप अगर आपने सही स्टंप नहीं यूज किया है, प्रॉपर्ली वैल्यू तो कर दिया आपने, जमीन का जो प्राइस था सही लिखा, लेकिन उसके हिसाब से आपने स्टंप नहीं लिखा लगाया। द रिलीफ क्लेम्ड बाय द प्लेंटिफ इज प्रॉपर्ली वैल्यूड बट द प्लेंट इज रिटन अपॉन ए पेपर, स्टैम्प पेपर जो होता है, पेपर इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड एंड प्लेंटिफ फेल टू पे द रिक्विजिट कोर्ट फी। तो सही स्टंप यूज नहीं किए हैं आप, ठीक है ना, आप जो कोर्ट फी है सही प्रॉपर तरीके से नहीं पे किए हैं, तो इस ग्राउंड पे प्लेंट क्या होगा, आपका प्लेंट विल बी रिजेक्टेड। और आप इसके लिए टाइम मिलता है कि इतने दिन में आप सही कर लीजिए, अगर उस टाइम पीरियड में आप सही नहीं कर पाए उसके बाद प्लेंट को रिजेक्ट कर देगा। आपका 11B और 11C जो है वो ऑटोमेटिक रिजेक्शन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटिक उस पर रिजेक्ट नहीं होता है। अभी जस्ट आपको दोनों जगह बताए हैं कि कोर्ट आपको टाइम देगा कि आप अंडर वैल्यू कर लिए हैं या फिर आप सही स्टंप नहीं लगाए हैं, तो एक टाइम देगा आपको, उस टाइम पीरियड में उसको सही कर लेना है, अगर सही नहीं कीजिएगा उसके बाद ही रिजेक्ट होगा वो। ओके, क्लियर?
बोलते चलिएगा। हाँ या ना? क्लियर है ना? ये क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए 11 का डी, बार्ड बाय लॉ। बार्ड बाय लॉ, किसी भी तरीके से, किसी भी लॉ से, किसी भी लॉ के द्वारा आपके स्टेटमेंट को अगर बार्ड किया गया है तो वह आप अगर वो यूज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे लिमिटेशन पीरियड के द्वारा ही क्यों ना हो, लिमिटेशन लॉ के द्वारा ही क्यों ना हो। जैसे अभी जस्ट पढ़ा रहे थे कि जिस चीज के लिए आपको लिमिटेशन मिला हुआ है, 3 साल का टाइम मिला है, मान लीजिए कि आप इस चीज के अगेंस्ट में 3 साल में कोर्ट आ सकते हैं, लेकिन आप गए चौथे साल में गए तो आपका प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप प्रॉपर कॉज नहीं लगाइएगा, कोर्ट को इस बात के लिए कन्विंस नहीं कर पाइएगा कि हम क्यों आए हैं इतने दिन के बाद, तो कोर्ट आपके प्लेंट को रिजेक्ट कर देगा। द क्लेम इज बार्ड बाय लिमिटेशन, द प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड। ओके, ये मेरिट ऑफ द केस पर डिसाइड होता है, इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। बहुत सारा इसमें कारण होता है जिस कारण से आपको जो है कोर्ट में इस चीज को, मतलब कि ऐसे नहीं कि गए या रिजेक्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है, आपको प्रॉपर कॉज पूछा जाएगा। जब लिमिटेशन एक्ट पढ़िएगा तो वहां देखिएगा क्या क्या प्रॉपर कॉज हो सकता है जिसकी वजह से आप लेट आ सकते हैं कोर्ट में, वो लिमिटेशन लॉ में पढ़िएगा इस चीज को। बट इन जनरल, अगर सूट एपियर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेंट टू बी बार्ड बाय लॉ, ये सूट ऐसा लगा कि आपने कुछ इसमें ऐसा स्टेटमेंट लिखा है जो किसी लॉ के द्वारा आपको बार किया गया कि आप ये नहीं करेंगे ऐसा, और आपने ऐसा किया है, तो आपके सूट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या अगर लिमिटेशन पीरियड के बाद आप गए हैं तो आपके सूट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आप प्रॉपर कॉज नहीं बता पा रहे हैं। ओके, फिर से फाइलिंग होगा। हाँ, फिर से फाइल होगा, ठीक है ना। लिमिटेशन पीरियड बार हो गया है तो फिर आपको कोर्ट को कॉज वो बताना पड़ेगा क्यों हम आए हैं, ठीक है ना। वो लिमिटेशन पीरियड में जो है आपका सेक्शन 5 6 वगैरह सब है, वहां देखिएगा इसको। अब एक आदमी कोमा में है मान लीजिए, वो कैसे चला जाएगा कोर्ट में? एक आदमी जेल में है, कोर्ट में कैसे चला जाएगा? उसको 4 साल की सजा हुई है, कैसे चला जाएगा कोर्ट में? तो कुछ कुछ ग्राउंड लिखा है, उस ग्राउंड के आधार पे आप जो है लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद भी जा सकते हैं, बट कोर्ट में आपको जो है इसको जो है आपको बताना पड़ेगा, जस्टिफाइड कारण बताना पड़ेगा क्यों आप लेट से आए हैं, ठीक है। इसके बाद 11 का ई में डुप्लीकेट प्लेंट नोट इन डुप्लीकेट, कल भी बताए थे कि प्लेंट हमेशा 2 प्रति में जाएगा, क्यों जाएगा यह भी बताए थे। एक प्रति रह जाता है कोर्ट के पास, एक प्रति जो है समन या नोटिस के साथ चला जाता है डिफेंडेंट को, लेकिन आप 2 कॉपी में लगाए ही नहीं, आप एक ही कॉपी दिए हैं कोर्ट को। द प्लेंट हैज नॉट बी फाइल्ड इन डुप्लीकेट, अगर ऐसा आप नहीं किए हैं तो आपका प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा। ये ऑर्डर 4 रूल 1 में भी लिखा हुआ है, ऑर्डर 4 रूल 1, ओके, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के अंदर। इसके बाद नॉन कंप्लायंस ऑफ रूल 9, रूल 9 क्या कह रहा था? रूल 9 इसका क्या कह रहा है? प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग प्लेंट है ना। हाँ, तो ये कह रहा है कि वेयर द कोर्ट ऑर्डर्स दैट द समन बी सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन रूल 9 ऑफ ऑर्डर 5, okay, it will direct the plaintiff to present as many copies of the plaint on plaint paper as there may be defendant within 7 days from the date of such order along with requisite fee for service of summon on the defendant। हाँ, आपको समन करवाना है तो समन का फी भी लगता है, आप फी नहीं जमा किए हैं तो समन कैसे, कोर्ट क्यों भेजेगा समन उसको, ठीक है। तो रूल 9, हाँ, तो कोर्ट का जैसा डायरेक्शन रहेगा, अगर कोर्ट का ये डायरेक्शन है तो ठीक है। हाँ,
हाँ हाँ बिल्कुल, तो यही चीज, तो कोर्ट का जो डायरेक्शन रूल 9 का जो कंप्लायंस है, अगर वो कंप्लायंस नहीं हुआ प्रॉपर वे में तो आपका सूट रिजेक्ट हो जाएगा। यही चीज कह रहा है, अगर नॉन कंप्लायंस हो जाएगा रूल 9 को, आप ठीक है ना, 11F में लिखा हुआ है चीज, वेयर द प्लेंटिफ फेल टू प्रेजेंट कॉपी ऑफ द प्लेंट फॉर इच डिफेंडेंट एंड रिक्विजिट फी फॉर समन विद इन 7 days, द प्लेंट विल बी रिजेक्टेड। जितना डिफेंडेंट है आपको उतना कॉपी लगाना है पहले, तो उसके बाद जितने को समन करना है उसका जो कोर्ट फी लगेगा, मतलब वो समन का जो फी लगेगा, फी फॉर समन, वो आपको 7 दिन में दे देना है। नहीं दीजिएगा आपका प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इतना ग्राउंड आपको 11 में दे रखा है। ऑर्डर 7 रूल 11 में इतने तरह का ग्राउंड दे रखा है कि इसी आधार पे आपका सूट जो है वह रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद एक हमारे पास केस है, केस का नाम लिख लीजिए, तो मेयर H.K. लिमिटेड, MAYAR, मेयर H.K. लिमिटेड वर्सेस ऑनर्स एंड पार्टी, OWNERS, ऑनर्स एंड पार्टीज, PARTIES। ये 2006 का केस है। मेयर MAYAR, मेयर H.K. लिमिटेड वर्सेस ऑनर्स एंड पार्टीज, OWNERS, ऑनर्स एंड पार्टी, AND एंड पार्टी, PARTIES, पार्टीज। सुप्रीम कोर्ट का इसमें जजमेंट है, बड़ा अच्छा जजमेंट है, सुन लीजिएगा आप लोग। 2006 का केस है। कह रहा है इतना ग्राउंड तो है ही, जो कि हम लिखे हैं ऑर्डर 7 रूल 11 में, आपके CPC में लिखा गया है, ये ग्राउंड तो है ही। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट स्पेसिफाइड इन रूल 11 आर नॉट exhaustive. A plaint can be rejected on other grounds also, कि अगर कोर्ट को लगेगा जितना ग्राउंड है केवल वही ग्राउंड ही काफी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि इस ग्राउंड को छोड़कर और कोई रिलेवेंट ग्राउंड है अगर रिजेक्ट करने का, तो उस ग्राउंड पे भी रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपका प्लेंट लगेगा वेक्सियस है, यानी कि आप कुछ हो नहीं रहा है, आप केवल तंग करने के इरादे से जो है कोर्ट आ गए हैं, ठीक है ना। मेरिटलेस है, क्या क्या ग्राउंड है जो सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट किया उसको, वेयर द प्लेंट इज फाउंड टू बी वेक्सियस, मेरिटलेस, ठीक है ना, नॉट डिस्क्लोजिंग ए क्लियर राइट, तो इस ग्राउंड पे आपके सूट को रिजेक्ट किया जा सकता है। द कोर्ट में रिजेक्ट द प्लेंट। जो ग्राउंड 11 में रूल ऑर्डर 7 रूल 11 में लिखा हुआ वो तो है ही, साथ ही और कुछ अगर रिलेवेंट ग्राउंड कोर्ट को फाइंड होता है तो उस ग्राउंड पे भी कोर्ट आपके प्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है। क्लियर? क्लियर? बस यही आपका है कि किस किस ग्राउंड पर रिजेक्ट करना है, तो ये चीजें आप लिखेंगे इसको, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा।